सजा और सख्त करनी होगी ताकि वो जुर्म को रोकने का एक जरिया बन सके। पर फिलहाल जो रेप लॉज हैं वो भी काफी सख्त हैं। कानून से क्या होता है? खामियां तो हमारी कानून व्यवस्था में ही है। बरसों तक कोर्ट में केसेस चलते रहते हैं, फिर कुछ नहीं होता। जिस मशीनरी की जिम्मेदारी है कि इन कानूनों को लागू करे, वो अपना काम ठीक से हैंडल नहीं करता। चाहे एफआईआर दर्ज करना हो या फिर इन्वेस्टिगेशन करना हो या फिर चार्जेस फ्रेम करना हो, हर बात में लापरवाही, हर कदम पर रोड़ी। लेकिन ये सारी बातें हमारी रिपोर्ट के दायरे में नहीं आती। क्यों नहीं आती और क्यों नहीं आ सकती? हमारा काम है प्रेजेंट लॉज में जो चेंजेस करना है उसके बारे में सोचना, ये सिस्टम बदलना नहीं। सिर्फ कानून बदल देने से हालात बदल जाएंगे? लेकिन हम अपने मकसद के दायरे के बाहर भी तो नहीं जा सकते। हमारा काम है रेप से जुड़े कानून में जरूरी बदलाव लाना। प्रशासन भी यही चाहता है हमसे। आम आदमी भी यही चाहता है। उसका जो गुस्सा है वो इसी बदलाव की मांग कर रहा है। हमारा गुस्सा, हमारे आंदोलन, सबका मकसद है जो आज अभी हो रहा है उसे रोको, उस पर रिएक्ट करो। जब तक हादसा याद रहता है जोश बरकरार रहता है। दरअसल हमें परमानेंट नहीं, इंस्टेंट सोल्यूशन चाहिए। मुझे भी एक इंस्टेंट सोल्यूशन चाहिए। टॉयलेट जाकर आता हूं। लेकिन उनका नजरिया तो ठीक था, लेकिन द पॉइंट बीइंग 65 साल बीत चुके हैं, फिर भी हम लोग कुछ नहीं सीख पाए। हम ये भी नहीं सोचते कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमें जड़ से बदलना है। आता हूं। सर, मुझे मिस रचना गुप्ता को क्रॉस एग्जामिन करना होगा क्योंकि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक वो न सिर्फ इस जुर्म की शिकार हुई है बल्कि इस जुर्म की ओनली आई विटनेस भी है। अगर ऐसा कोई जुर्म हुआ हो तो मिस रचना गुप्ता कोर्ट में कब आ सकती है? सर, पहली बात तो ये है कि पीड़ित मिस रचना गुप्ता इस शहर में नहीं है। उनका पूरा परिवार नगरपुर में जाके रहने लगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि रचना की हालत कोर्ट में आने लायक नहीं। अब कैसी है उनकी हालत? सर, उनकी हालत बहुत बुरी है। इस जुर्म की वजह से वो मेंटल डिसऑर्डर की शिकार हो चुकी है। ठीक है, आपको उनकी मेडिकल कंडीशन की रिपोर्ट्स कोर्ट में दाखिल करनी होंगी। अगली सुनवाई उसके बाद ही होगी। मेरे पास बता, दूर रहो मुझसे, मेरे गाँव मुझसे दूर रहो, दूर रहो मुझसे, मेरे पास बता, मेरे पास बता, मेरे गाँव मुझसे दूर रहो, मेरे पास बता, मुझसे दूर रहो, रचना, दूर रहो, दूर, मेरे पास बता ना, मेरे गाँव। रचना बाहर आओ। रचना दूर रहो मुझसे, मेरे गाँव मुझसे दूर रहो। नहीं, हम तो फ्रेंड्स हैं ना? नहीं, हम थोड़ी ना कुछ बुरा करेंगे। रचना रचना बाहर आओ। नहीं, मैंने कहा मंजू, जाओ जाके डॉक्टर को लेके आओ। नहीं, मुझे ले जाओ, कोई कुछ नहीं करेगा। मेरे पास बता ना, मेरे पास बता ना। नहीं हाथ लगाऊंगी, लेकिन लेट जाओ रचना। रचना, कोई हाथ नहीं लगाएगा। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। Calm down, calm down. Calm down. Calm down, रचना, calm down, calm down, calm down, calm down. कोई कुछ नहीं करेगा, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। I promise. Now relax. रचना, relax. Lie down. देखा, किसी ने हाथ नहीं लगाया। कोई कुछ नहीं करेगा। You okay? हर कोई मुझे छूने की कोशिश करता है, क्यों? मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं उन्हें डांटूंगा, कोई कुछ नहीं करेगा। सिस्टर, टेक केयर। रचना राजपुर नगर जाकर कोर्ट में पेशी देने की हालत में नहीं है। तो हमें आपके एक लेटर की जरूरत पड़ेगी। केस इसी वजह से अटका पड़ा है कि डिफेंस रचना को क्रॉस एग्जामिन करना चाहता है।
मेरी बेटी कभी ठीक हो पाएगी डॉक्टर साहब? मुश्किल है कुछ कहना। हालांकि शारीरिक रूप से काफी हद तक रिकवर हो चुकी है, लेकिन जो उसे मानसिक आघात पहुंचा है उसका असर बहुत गहरा है। मैं आपको रचना की मेडिकल कंडीशंस का लेटर दे देता हूं। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। रचना गुप्ता सन 2001 में 21 साल की थी। 4 सालों से वो सिर्फ अस्पतालों के चक्कर काट रही थी। 4 सालों से उसके केस की सुनवाई अदालत में चल रही थी। ये वारदात हुई 4 साल पहले सन 1997 में और कुछ ही घंटों में उसकी जिंदगी उलट गई। कल फिर से हो जाए। कल तो मैं ही जीतूंगी। चले, बाय नेहा। बाय दीदी। बीटेक एंट्रेंस क्लियर करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है क्या? है तो, पर अगर एंट्रेंस क्लियर करना है तो मन लगा के पढ़ो। आप कॉन्फिडेंट हो ना कि आप एंट्रेंस पास कर लोगी? कॉन्फिडेंट तो हूँ, पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। हाँ। लो भैया, आ गई हमारे उजड़े चमन की बहार। चलो यहाँ से, इनके मुंह मत लगो। यार जमीम, तू क्या बोलता है? ये लड़की की इसका 10वीं क्लास की है ना, कुछ ज्यादा ही छोटी लग रही है नहीं? सफी भाई, ये तो न्योता है, न्योता। अरे हमें भी न्योता है कि नहीं भाई? हाँ, अपना ही घर समझो। अरे यार, एक कच्ची कली हम पे नजर ही नहीं डालती। अरे भैया, खुला न्योता है। अब का तुम्हें बुलाया और कहा गोदी में बिठा के आओ शिवा। अरे भैया, खुद भी कुछ करो, तभी तो मजा है मेहमान नवाजी का। हाय हाय, ऐसी तीखी नजरों से देखती है, कलेजा चीर देती है। कसम से बता रहे हैं भैया। इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे, ऐसा लग रहा है कि पत्थर उठा के एक एक का सर ही फोड़ दूं। दीदी, ऐसे लोगों के मुंह लग के क्या फायदा? हम मम्मी को बताते हैं। मम्मी, आपसे कुछ बात करनी है। पिक्चर देखनी है? नहीं, अपने पापा से बात करो। नहीं मम्मी, मुझे कुछ और बात करनी है। क्या बेटा, क्या हुआ? मम्मी, वो जो चौक वाली दुकानदार है ना, वो पान वाला, लॉन्ड्री वाला, वो रोज गंदे गंदे कमेंट्स मारते हैं, रोज। अच्छे लोग हैं बेटा, और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि पीछे वाली सड़क से आया करो। पर क्यों मम्मी? पीछे वाले रास्ते से 15 मिनट ज्यादा लगते हैं स्कूल से घर पहुंचने में। क्योंकि उस रास्ते पर ऐसे आवारा लोग नहीं होते। कुछ घटिया सड़क चाप लोगों की वजह से हम अपना रास्ता बदले? बेटा, ऐसे लोगों की कोई इज्जत नहीं होती, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमें पड़ता है। और ओछे लोगों की ना संगत अच्छी ना दुश्मनी। शरीफ लोगों का रास्ता ही अलग है। जब सामने ही नहीं पड़ेंगे तो कोई तकलीफ ही नहीं होगी। बेटा समझा करो, जानबूझकर खतरा क्यों बोल ले?
रचना। तैयारी कैसी चल रही है एग्जाम की? एकदम बढ़िया पापा। पापा 12th के बाद मैं भी बीटेक एंट्रेंस दूंगी। वेरी गुड बेटा, पर इस वक्त कॉन्सेंट्रेट ऑन 10th। पहले एसएससी में अच्छे मार्क्स, दीदी से भी अच्छे। ओके? यस पापा। वक्त कितनी जल्दी गुजरता है ना। दोनों बेटियां जवान हो गई। आपके लिए जल्दी से वक्त बीता होगा, पर मेरी तो आंखों के सामने पल पल बड़ी हुई है दोनों। तुम खुशकिस्मत हो, हर पल करीब से देखा है। मैं तो काम में बिजी, सिर्फ शाम को या संडे को वक्त दे पाता हूँ। और अब तो रचना जल्दी हॉस्टल भी चली जाएगी। सोचकर अच्छा लगता है, पर डर भी लगता है कि इतने बड़े शहर में वो अकेले कैसे रह पाएगी। मेरी बेटी है वो, उसे कम मत समझना। वेरी गुड। मैं नहीं भाग सकती अब। अरे चल। नहीं। क्यों तुम भाग नहीं सकती? भाग नहीं आता तुझे? मैं हर बार हार जाती हूँ। और वो हार जाती है तो क्या हुआ, ट्राई करना चाहिए ना। नहीं, मैं नहीं कर सकती अब। लो आ गई भाई तुम लोगों की उजड़े चमन की बहार। गुड्डो रानी, अपना कपड़ा कभी हमें भी दो स्त्री को। ऐसी कड़क करेंगे स्कर्ट कि पहनने में मजा आ जाए। अबे साला, तुम्हारी तो शक्ल पे ही तुम्हारी नीयत लिखी है। गुड्डो रानी यहाँ आया करो हमारे पास। दीदी नहीं, चुपचाप घर चलो। है गुस्से में नैन कितने तीखे दिखते हैं रे। दी, तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या ऐसी हरकतें करते हुए? अरे ऐसा क्या कह दिया हमने? क्या सोचे तुम लोगों की? माँ बाप ने यही सिखाया है। क्या है ना भाई, हम अंग्रेजी स्कूल में पढ़े नहीं ना, औकात नहीं है हमारी। तो तुम ऐसा करो कि तुम्हें हमें सिखा दो कि कौन सी बात से गुदगुदी होती है और कौन सी बात से गुस्सा होता है। नहीं, कसम खा के कहते एकदम दिल लगा के सीखेंगे। हाँ। और आप लोग तो पढ़े लिखे हो ना, कंपनी में नौकरी करते हो, तो यहाँ पे खड़े खड़े इन सबके घटिया कमेंट्स में हंस क्यों रहे हो? अगर आप लोगों के माँ बहन के साथ ऐसा ही होता तो दांते काते ऐसे। हरी मिर्च देखने में जितनी पतली, चखने में उतनी ही तीखी है ना सफी? अरे कामरान भाई, आप नहीं जानते हैं, लड़के में बहुत करारा जोर है। कसम से बता रहे, जब उछल उछल के बैडमिंटन की फुद्दी मारती है ना, हाय हाय हाय, मजा आ जाता है। अरे भाई, कहाँ होता है ये उछल कूद का खेल? जरा हमें भी बताओ यार, हम भी जरा देखें उछल कूद। दी घर चलो ना। मजा आया या और मजा चकाऊं? एक लाख दूं क्या तुम्हें? बेबी जी, आप यहाँ से जाओ, नहीं तो बवाल हो जाएगा। अपनी बहन को यहाँ से जल्दी लेके जाओ। दी चलो। देखो भाई, फीके एडवाइस दे रहे हैं, छोड़ दे ये सब। बड़े अफसर की बेटी है। लड़की के तेवर भी बड़े हैं और अच्छे भी। दीदी जाने दो, कल हम पीछे के रास्ते से आ जाएंगे। क्यों? गलती उनकी और सजा हम भुगते। दीदी प्लीज, इतना गुस्सा करने का क्या फायदा? हाँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और मैं अपना रास्ता नहीं बदलूंगी। श्रुति, उन्हें अपना तरीका बदलना ही होगा। क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी। क्या हमें अपनी रिपोर्ट में लॉ अथॉरिटीज की खामियों पर उंगली रखनी चाहिए? शुरुआत वहीं से करनी चाहिए। नहीं, हमारा दायरा तय है।
हमें सिर्फ रेप लॉज में बदलाव लाने के सुझाव देने, यही सही होगा। सही गलत दायरे, हम कब इन सब चीजों से ऊपर उठेंगे? रेप की वारदात के बाद उसका पोस्टमार्टम, कब इन्हीं चीजों तक सीमित रहेंगे? हम कब ये समझेंगे कि वक्त के साथ और आने वाले वक्त के हिसाब से हमें बदलना पड़ेगा? मेरे ख्याल से हमें मौजूदा रेप लॉज की स्टडी करके उन्हें और मजबूत बनाने के सुझाव देने चाहिए। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी। वीआईपीज और पॉलिटिशियंस को सिक्योरिटी क्यों दी जाती है? क्योंकि उनकी जान को खतरा होता है, ऐसा सिस्टम का परसेप्शन है। उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उन्हें आने वाले खतरे से बचाने के लिए दी जाती है सिक्योरिटी। पर आप जरा हमारे देश के किसी भी नुक्कड़, किसी भी गली, किसी भी कस्बे, किसी भी शहर में जाकर देखिए, औरतें जो रोज सह रही हैं, वो सेक्सुअल हैरेसमेंट, वो ईव टीजिंग, हम क्या कर रहे हैं उनके लिए? सिक्योरिटी की बहुत बड़ी जरूरत उन्हें भी तो है। लॉ तो जुर्म हो जाने के बाद हस्तक्षेप करता है, लेकिन अगर हमें जुर्म के इस सिलसिले पर अंकुश लगाना है तो हमें यह सोचना होगा कि जुर्म को होने से कैसे रोकें। You're a grumpy old man. 65 साल का हूं, सठिया गया हूं, इसीलिए जल्दी चिढ़ जाता हूं। लेकिन बेहतर यह है कि चिढ़ के ही सही, लेकिन हम असलियत को पहचानें। इससे पहले कि देश के सारे लोग चिड़चिड़ा उठें और सबके सामने यह सवाल करने लगे कि क्या हमारा संविधान सिर्फ ताकतवर और अमीरों के लिए है, एक आम आदमी के लिए नहीं? जब तक लोग नहीं चिढ़ते हमें अपना काम करना है, कानून को ठीक करना है। अरे दीदी, वो हाथी चलना था ना। नहीं नहीं रुक, पापा के फेस पे स्माइल तो देख। कुछ तो चाल चलने के बारे में सोच रहे। क्यों पापा, सब समझती हूँ मैं। ये तो गलत है। हाँ, तुम दोनों हमेशा एक साथ मिलकर मेरे खिलाफ खेलती हो, ये तो नाइंसाफी है। हाँ नाइंसाफी तो होगी, पर अब ना आप अपना वजीर बचाइए। वाह दीदी। पूरा बोर्ड याद है मुझे, कोई चीटिंग मत करना, कोई प्यादा हिलाना मत। कहिए जी। क्या ये? रचना बेबी जी के लिए, हमको बोला दे देना। क्या ये? क्या है पापा? क्या हुआ? कौन आया था? ये कृष्णा कौन है? कृष्णा मेरी क्लास में पढ़ता है। क्यों, क्या हुआ पापा? ये सब क्या हो रहा है स्कूल में? क्या लिखा उसने? रचना डार्लिंग, तू बहुत सेक्सी लगती है। जब तू चलती है, तेरी उड़ती स्कर्ट देखकर मेरा दिल भी ऊपर नीचे होता है। तेरी बॉडी को ऊपर से नीचे तक चूमने का मन करता है, छूने का दिल करता है। मुझे मालूम है जान, तू भी तो यही चाहती है, तभी रोज खूब इशारे देती है। मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो इशारे नहीं समझा अब तक। लेकिन अगली बार मिलूंगा तो अपनी भूख और तेरी प्यास दोनों मिटा दूंगा। तेरा और सिर्फ तेरा कृष्णा। पापा ये कृष्णा नहीं लिख सकता। कृष्णा एक बहुत ही अच्छा लड़का है। तो फिर किसने किया है? ये जरूर उस लॉन्ड्री वाले और उसके घटिया दोस्तों ने ही लिखा होगा। पापा वो रोज मुझे और श्रुति को तंग करते हैं। सुनीता, रचना के साथ ये सब हो रहा था और तुमने मुझे बताया तक नहीं? जाहिल लोग हैं, आती जाती लड़की हो या 2 बच्चों की माँ, इन बदमाशों पर कोई कैसे लगाम लगाए? तो सब सहते रहे? उन्हें सबक सिखाना होगा, ऐसा चुपचाप तो नहीं बैठ सकते। अरे लौंडिया और उसका बाप पूछते रहे कहाँ है, हम पट्ट से हाथ में थमा दिए चिट्ठी और खिसक लिए। तो बाप ने जम के धुलाई की होगी छोकरी की। तो पता चलेगा आज। अबे वो देखो हमारे उजड़े में चमन की बहार का बाप आ रहा है। आने दो उनको डिस्टर्ब मत करो। ये क्या गंदगी है? गंदगी? अरे साहब, हमको किसी ने बोला चिट्ठी दे दो, हम दे दिए। तुम सब कान खोलकर सुन लो,
अपनी औकात में रहो, सुधर जाओ नहीं तो यहाँ से बाहर फिरवा दूंगा, समझे? क्या हुआ सर, बताइए तो सही। तुम हो कौन? कौन हो तुम बीच में टांग अड़ाने वाले? अरे हम जो भी हैं उससे आपको क्या, चिल्लाते हुए तो आप आए यहाँ पे। देखो तुम जो भी हो, ज्यादा होशियारी नहीं, और अगली बार तुम में से किसी ने ऐसी कोई हरकत की, मेरी बेटी के साथ बदतमीजी की, तो सीधा पुलिस लेकर आऊंगा और ये जो दुकान है ना सब उखड़वा के फिरवा दूंगा। और हाँ, इसे खोखली धमकी मत समझना, अपनी रोजी रोटी का ख्याल रखो, वरना जो होगा उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तुम तीनों एक बात काट बांध लो, ऐसे मामलों में चुप रहना ठीक नहीं है। अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो सबसे पहले मुझे पता चलना चाहिए। आपको क्या लगता है पुलिस को इन गुंडे मवालियों के बारे में पता नहीं होगा? होगा पता सुनीता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम चुपचाप बर्दाश्त करते रहें। कैसी बात कर रहे हैं आप? घूस देते हैं ये लोग, पुलिस से लेकर म्युनिसिपैलिटी तक सबको। इनके खिलाफ कोई भी हाथ नहीं उठा सकता। मम्मी, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, कोई गुंडा राज नहीं। मालूम है बेटा, पर शायद तुमने नहीं देखा होगा कि मैं भी अखबार पढ़ती हूँ। तुम लोगों के चले जाने के बाद मैं सारी खबरें पढ़ती हूँ। पहले पन्ने से लेकर तीसरे पन्ने तक कई खबरें छपती हैं, लड़कियों और औरतों की छेड़खानियों की खबरें, या फिर वो खबरें जो छेड़खानियां वारदात में बदल जाती हैं। आवाजें उठती हैं गुस्से में, जोश में, फिर बैठ भी जाती हैं, खो भी जाती हैं। फर्क सिर्फ उन लोगों को पड़ता है जिन पर ये बीतती है और उनके परिवार वालों पर। तब ये डेमोक्रेसी और गुंडाराज कोई मायने नहीं रखता। सर, ये मेडिकल रिपोर्ट है। सर, जब तक लड़की कोर्ट में नहीं आएगी, प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर सकता कि उसके साथ बलात्कार हुआ था। अगर हम सिर्फ रचना गुप्ता के बयान पर इस केस का फैसला करेंगे तो ये मुकदमा इंसाफ का एक मजाक बनकर रह जाएगा। सर, पिछले 4 साल से वो मानसिक पीड़ा सह रही है। एक आम लड़की से एक मरीज बनकर रह गई है। जिसका एक उज्जवल भविष्य होना चाहिए था, वो अंधकार में खोकर रह गई है। किसी के छूने भर से, किसी के नजर भर के देखने से भी वो चीख चीख कर पागल सी हो जाती है। और आप कह रहे हैं कि ये 13 लोग उसकी हालत के जिम्मेदार हैं। मेरी वार्निंग का इन लोगों पर जरा भी असर नहीं हुआ। इनकी शर्मनाक हरकतें अभी भी जारी है।
मेरी बेटियों को रोज बुरी तरह से तंग करते हैं। और मेरी बेटी ही क्यों, ऐसी ही न जाने कितनी लड़कियां और औरतें होंगी जो इन गुंडों से परेशान होंगी, आप तक आने की हिम्मत नहीं करती होंगी। इन गुंडों पर रोक लगाना जरूरी है, इससे पहले कि ये कोई संगीन वारदात कर बैठे, उन पर एक्शन लेना जरूरी है। आप फिक्र मत कीजिए सर, हम एक्शन भी ले लेंगे। अच्छा मुकेश, जरा चौक पे जाओ, वहां पर जितने भी दुकानदार और फेरी वाले हैं उन सबको चमका दो। उनसे कहना कि उनके खिलाफ एक लड़की को छेड़ने की कंप्लेंट दर्ज हुई है। अब अगर वो नहीं सुधरे तो उन सबको एरिया से बाहर निकलवा कर फेंकवा दूंगा। सर कुमार साहब, सिर्फ वार्निंग देना काफी होगा क्या? गुप्ता साहब, पुलिस वालों की वार्निंग अच्छी तरह समझते हैं वो लोग। आप देखिएगा, आइंदा से वो किसी भी लड़की को छेड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। जल्दी। क्या हुआ सब? बहुत चर्बी चढ़ा तुम लोग को। क्या बात हुई साहब? लगाए पिछवाड़े पे डंडा। क्या हुआ साहब? पर साहब हुआ का? कमीनों, तुम लोग का शिकायत दर्ज हुआ थाने में। शिकायत? कैसा शिकायत साहब? आते आते लड़की को छेड़ते हो। बकवास है साहब। साहब सर उठाने का टाइम नहीं यार, लड़की किधर से देखेंगे हम लोग? साहब कोई गलत रिपोर्ट लिखाया होगा। हाँ। हम लोग शरीफ आदमी हैं साहब। ए हीरो चुप। अभी एक बात साफ साफ समझ लो, अभी सिर्फ वार्निंग दे रहे हैं। दोबारा अगर शिकायत आई ना तो सबके दुकान पे लगाएंगे सरकारी ताला, समझे? चलो। सिर्फ एक चेतावनी, क्या सिर्फ एक चेतावनी देकर आने वाले खतरे को रोका जा सकता है? सिर्फ एक वार्निंग देकर ड्यूटी बजाने का रिवाज क्या तब भी इसी तरह से पूरा होगा जबकि शिकायत किसी वीआईपी, सत्ताधारी या किसी अमीर आदमी की तरफ से आई हो? या ऐसा सिर्फ एक आम आदमी के साथ होता है? लगभग 90% लोगों का यह मानना है कि बलात्कारियों को मौत की सजा ही मिलनी चाहिए। रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में भी ये सजा दी जा सकती है। कुछ लोग तो केमिकल कास्ट्रेशन के हक में भी आवाज उठा रहे हैं। मेरे ख्याल से डेथ पेनल्टी ही जुर्म रोकने में कारगर होगा। सन 2005 में एक बलात्कारी को फांसी की सजा हुई थी कोलकाता में। नाम था धनंजय चटर्जी। बलात्कार रोके उसको? मतलब आप नहीं मानते कि यह सजा जुर्म रोकने में सफल होगी? ज्यादा ट्रैफिक सिग्नल लगाने से ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों को फर्क पड़ेगा, ऐसा जरूरी तो नहीं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं। मेरे नजरिए से अगर जुर्म को रोकना है तो उसकी जड़ पर प्रहार करना पड़ेगा। और ऐसे जुर्म की शुरुआत होती है लड़कियों के साथ छेड़छाड़, उनका पीछा करना, उन्हें सताना, स्टॉकिंग वगैरह वगैरह। जब भी ये जुर्म पहली बार अपना सर उठाता है, इसे वहीं पर रोक देना चाहिए। मुझे प्लीज छोड़ दो। ये मुझे जाने दो।
रामेश्वर गुप्ता आप हैं? जी हाँ। रचना आपकी बेटी है? जी हाँ। कहाँ है वो? आप लोग कौन है? जी वो हमारे घर पर है, उसकी हालत बहुत खराब है। गुंडों पर रोक लगाना जरूरी है। इससे पहले कि ये कोई संगीन वारदात कर बैठे, उन पर एक्शन लेना जरूरी है। गुप्ता साहब, आपकी बेटी हो? आप लोग जरा इस तरफ आइए। देखिए, लड़की अभी सदमे में है, उसके साथ बलात्कार हुआ है। गैंग रेप, जानवरों की तरह नोचा है लड़की को, बुरी हालत है अभी उसकी। लड़की का बयान ले सकते हैं? जी नहीं, अभी वो होश में नहीं है, पर आई थी तब थी, लेकिन काफी शॉक में थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। गुप्ता साहब, मैं कंप्लेंट दर्ज करता हूं, आपको कंप्लेनेंट बनना होगा। आई एग्री, हमें हरासमेंट के केसेस में कड़ी से कड़ी सजा देने पर जोर डालना चाहिए। लेकिन यदि बदले की भावना में झूठी कंप्लेंट होने लगे तो? अनगिनत कंप्लेंट्स आएंगी और ये जानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी जेन्युइन है और कौन सी झूठी ना। ये वन साइड सोल्यूशन है। तो आप लोग ये कहना चाहते हैं कि औरतें अपनी दुश्मनी निकालने के लिए इस कानून का इस्तेमाल करेंगे? नहीं, मेरे कहने का ये मतलब है। एक्चुअली जरूरी यह है कि हैरेसमेंट की कंप्लेंट्स ना सिर्फ दर्ज की जाएं, बल्कि बराबर से उन पर फॉलोअप भी होना चाहिए। असली समस्या फॉलोअप की, क्या ये सच्चाई नहीं है कि हम आज तक ऐसा माहौल नहीं बना पाए जिसमें कोई हैरेसमेंट की शिकार लड़की किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सके, बिना इस डर के कि उंगलियां उस पर ही उठेंगी? क्या उसकी शिकायत को गंभीरता से लिया जाए? क्या हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी का एक छोटा सा गलत कदम, उनकी एक छोटी सी गलती किसी बहुत बड़े घिनौने जुर्म को जन्म दे सकती है? शाम को 5, साढ़े 5 बजे वो घर से बाहर जॉगिंग के लिए निकली थी, फिर वापस नहीं आई। फिर आपने उसे हर जगह ढूंढा? जी हाँ, सारी रात ढूंढा, रचना के सारे दोस्तों को फोन भी किया। फिर सुबह सुबह टीकमपुर से 2 लड़के फरीद और असलम आए। हम उनके साथ उनके घर गए तो वहां मेरी बेटी। गुप्ता साहब, कहीं आपका शक वो चौक वाले लड़कों पर तो नहीं? जी हाँ, और अगर आपको याद होगा तो मैं पहले भी आपके पास उनकी शिकायत लेकर आया था, कहा था सख्त एक्शन लीजिए। हमने उन लौंडों को वार्निंग दी थी गुप्ता साहब। जांच करनी पड़ेगी, पता करना पड़ेगा कि इस कांड में उन लोगों का हाथ है कि नहीं। फरीद और असलम की मां ने आपको बताया कि आपकी बेटी सुबह सुबह उनके घर पे गई थी? जी। कितने बजे? कह रहे थे बाहर अंधेरा था, सुबह के 4, साढ़े 4 बजे होंगे। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी। क्या हुआ साहब? कल रात को कहाँ थे तुम लोग? घर पे साहब। घर कहाँ पे बे? सब जयराम कॉलोनी के पीछे दुर्गा नगर साहब। तू कहाँ रहता है? साहब तिकमपुर बस्ती साहब। वो लड़की वहीं मिली थी ना? हाँ जी। कल रात को क्या किया था तूने उस लड़की के साथ? कौन सी लड़की साहब? साहब मैं तो अपने घर पे था साहब। पिछवाड़े डंडा पड़ेगा ना तो सच बोलेगा। मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ जिसको तुम लोग आते जाते छेड़ा करते थे। साहब
आप आके हमें वार्निंग दिए थे, उसके बाद तो हम उस लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। तू कहाँ रहता है? सब दुर्गा नगर। और ये पान वाला किधर है? साहब वो आया नहीं। वो लड़की रचना गुप्ता, बहुत नाजुक हालत है उसकी। शाम होने तक थाने आकर कांड करने वालों के नाम बता देना, वरना फिर जो कांड होगा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चों ने कुछ नहीं किया साहब, मेरे बच्चों को छोड़ो ना साहब, मेरे बच्चों को छोड़ो साहब, मेरे बच्चों ने कुछ नहीं किया, मेरे बच्चों साहब, मेरे बच्चे बेकसूर है साहब, अल्लाह कसम उन्होंने सिर्फ लड़की की मदद की है साहब। वो लड़की कहाँ से आई थी? हमें कैसे पता होगा साहब दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई थी, दरवाज़ा खोला तो लड़की सामने थी। साहब हमें नहीं पता लड़की कहाँ से आई थी। सर इस बस्ती के पीछे एक जंगल है, शायद वहाँ से आई होगी। तुम दोनों को भी हमारे साथ चलना होगा। साहब मेरे बच्चे बेकसूर है साहब, उन्होंने कुछ नहीं किया साहब, बस उन्होंने लड़के के बाप को इत्तला दी साहब। अगर ये बेकसूर हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे लेके चलो। मेरे बच्चों को कहाँ लेके जा रहे हो? मेरे बच्चों थोड़ा वक्त लगेगा, जख्मों का इलाज कर दिया है, लेकिन मेंटली रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। पत्थर जैसा चेहरा हो गया डॉक्टर साहब, कुछ भी नहीं बोली है अभी तक। जानता हूँ सदमे में है, उसे काउंसलिंग की ज़रूरत है। हॉस्पिटल की काउंसलर शाम को आएंगी, मैं उन्हें रचना से मिलने के लिए कहता हूँ। बेटा कुछ नहीं हुआ है, बेटा सब ठीक है, बेटा कुछ नहीं हुआ है। दीदी क्या हुआ? आप हटिए साइड, फिरोजिश लेके आओ जल्दी। बेटी क्या हुआ? वो लड़की यहीं से आई थी? मालूम नहीं साहब, हो सकता है यहीं से आई हो। ये बस्ती जंगल के बहुत नजदीक है, कौन लोग शामिल थे इसमें? साहब अम्मी कसम हमें नहीं पता। साहब हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं और शाम को घर देर से लौटते हैं। ये कांड भी शाम के बाद ही हुआ था। सर इधर कुछ कपड़े मिले हैं, शायद लड़की के लगते हैं। कपड़े में खून के धब्बे, लड़की का हो सकता है। तुम दोनों को थाने में आना होगा बयान देने के लिए। साहब हमने तो इंसानियत के नाते लड़की की मदद की और क्या किया क्या नहीं किया ये हम पता लगा लेंगे। हाँ ये दीदी के कपड़े, शाम को उन्होंने यही पहने थे। इन कपड़ों को फॉरेंसिक और मेडिकल जांच के लिए भिजवा दो। सर। गुप्ता जी, क्या आपकी बेटी इस वक्त बयान देने के हालात में है? सर एक शब्द भी नहीं बोली है अभी तक। जब से ये सब हुआ है सिर्फ रोती है और चीखती है। हमने उन दोनों लड़कों फरीद और असलम के बयान ले लिए, लेकिन इस वारदात की एक ही चश्मदीद गवाह आपकी बेटी, जिसका बयान लेना बहुत ही जरूरी है। मुझे पता है सर, ये उन चौक वाले दुकानदारों का ही काम है। रचना, जो हुआ गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, और मैं जानती हूँ अभी इसको हुए बहुत टाइम भी नहीं हुआ है, लेकिन अगर तुम हमसे बात नहीं करोगी तो हमें पता कैसे चलेगा कि इस सब का जिम्मेदार कौन है। अच्छा ठीक है, अगर तुम बात नहीं करना चाहती हो तो मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूंगी। मैंने सुना है कि तुम बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलती हो, चैंपियन भी रह चुकी हो। तुम्हारी बहन श्रुति ने मुझे बताया। और मैंने ये भी सुना है कि तुम पढ़ाई में भी बहुत अच्छी हो। तुम बीटेक की तैयारी कर रही थी ना? अच्छा शांत हो जाओ। अगर तुम नहीं चाहती तो मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूंगी, ठीक है? हम कोई बात नहीं करेंगे।
तुम म्यूजिक सुनना पसंद करोगे? किस तरह के गाने पसंद करते हो तुम? रचना गुप्ता की हालत बहुत ही नाजुक थी। उसके साथ जो हुआ, उस वहशी जुर्म की खबर आग की तरह फैलने लगी। अखबारों की सुर्खियों में इस खबर को देखकर लोगों में धीरे धीरे गुस्सा बढ़ने लगा। लोग सड़कों पर उतर आए और दोषियों को सजा दिलवाने की मांग करने लगे। उनके गुस्से को काबू में लाना पुलिस और प्रशासन दोनों के लिए बेहद मुश्किल होता जा रहा था। शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। नागरिकों से निवेदन है कि वे अपने घरों से बाहर ना निकले। शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। नागरिकों से निवेदन है कि वे अपने घरों से बाहर ना निकले। सर, सिचुएशन अभी कंट्रोल में है और शाम को कुछ घंटों के लिए हम कर्फ्यू रिलैक्स भी करने वाले हैं। नहीं सर, अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया हमने। लड़की का बयान नहीं है सर हमारे पास, और ऐसे ही किसी को गिरफ्तार करके हम माहौल को और नहीं बिगाड़ना चाहते सर। मैं मामले की गंभीरता को समझ रहा हूं सर। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जैसे ही इस जुर्म में शामिल किसी एक आदमी का ही पता चलता है, मैं फौरन उन पर एक्शन करूंगा सर। सब इंस्पेक्टर मुकेश इस केस के डेवलपमेंट की अब तक की सारी जानकारी आपको दे देंगे। लड़की का बयान ले नहीं पाए, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जानता हूं। पांडे जी, अब आप आ गए तो ये केस स्पीड में आगे बढ़ेगा। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। मुझे वो पिछली कंप्लेंट चाहिए जो लड़की के पिता ने दर्ज की थी। सर लेकिन पिछली कंप्लेंट तो हमने दर्ज नहीं की सर। ठीक है, चौक के सारे दुकान वालों को हिरासत में ले लो। जिन जिन की भी दुकान है, सबके सब मुझे 1 घंटे में यहां चाहिए। सर, इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को मैंने बदला गया। मेरी बानी है। ये केस कितना सेंसिटिव है जानते हो? पूरा शहर गुस्से से उफन रहा है। लेकिन उसका शिकार मैं बन रहा हूं सर। रेहान, इसे पर्सनल मत लो, बात को समझने की कोशिश करो। ये तुम्हारे भले के लिए है। यस सर, आई अंडरस्टैंड। दीदी, स्कूल में सब आपको बहुत मिस कर रहे हैं और नेहा ने आपके लिए कार्ड भेजा है। देखो, गेट वेल सून। ये देखो, अच्छा है ना? दीदी, मेरे साथ चेस खेलोगी? वैसे मुझे पता है हारना तो मुझे ही है। अब मैं चौक के रास्ते से नहीं आती हूँ। वैसे भी सब दुकानें बंद हो चुकी हैं। पुलिस ने उन सबको अरेस्ट कर लिया। कपड़ों से मिले ब्लड सैंपल्स लड़की से मैच करते हैं और कई सारे सीमन के ट्रेसेस भी मिले हैं। बहुत ज्यादा ट्रेसेस हैं। मुझे सबके नाम चाहिए, सबके नाम। तुम में से कोई एक भी अगर बकेगा ना तो मेरे लिए काफी है। और ये किसी एक का मुंह खुलवाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं, और मेरा यकीन मानो, किसी भी हद तक। और तुम लोगों को मेरी इस हद का अंदाजा नहीं है। इसीलिए आपस में तय कर लो कि पहले कौन बकेगा। साहब, हमें लगता है कि इसमें गुफरान और इदरीस का हाथ है साहब। साहब, हादसे की अगली शाम अप्रोच पानवाड़ी की दुकान पे आया था साहब। वो शमीम को कुछ बोल रहा था साहब। मैंने सुना था साहब। बस्ती के 2 लड़के थे पुलिस के साथ, पर दोनों को कुछ मालूम नहीं था। लड़की भी कुछ बोल नहीं पा रही, ऐसा मैंने सुना है। अच्छा है। यह अफरोज गुफरान का लंगोटिया है, जो इदरिस का दोस्त है। और कौन कौन था उनके साथ?
साहब शमीम है जो इदरिस के साथ काम करता है। और वो आफ्ताब वो हमेशा गुफरान के साथ ही आता था साहब। घर कहाँ है उनका? टीकम पर बस थी। ये वही जगह जहाँ लड़की मिली थी? हाँ साहब। मुझे पक्का यकीन है कि ये सब उस जुर्म में शामिल थे। इसीलिए जब तक कोई बकता नहीं है कि कब कैसे कहां जुर्म की प्लानिंग की और कैसे लड़की को किडनैप किया, किसी को छोड़ना मत। सवेरा गुफरान का घर। जी साहब। गुफरान कहाँ है? पता नहीं साहब, वो एक हफ्ते से घर नहीं आया। ये घर है। आओ। साहब पूरी बस्ती चाहती है वो लोग पकड़े जाएं। नाक में दम करके रखा है उन्होंने। मुकेश, निगरानी और भी तेज कर दो, सबको दर्द दबोचो, कोई भी बच ना सके। जहन्नुम बना दो उन कमीनों की जिंदगी। जी सर। हेलो साहब, फरीद बोल रहा हूँ। बोल। साहब इदरिस घर पे आया है। साहब वो घर के अंदर है। यहाँ आ जाओ। क्या हुआ साहब? क्या हुआ साहब? पकड़ो इसको। कुछ नहीं किया साहब। छोड़ दो मेरे आदमी को साहब। सच कह रहे साहब, हम सिर्फ साथ थे साहब, प्लानिंग हमारी नहीं थी साहब। तो किसकी थी प्लानिंग? गुफरान की थी साहब। और कौन था उनके साथ? आफ्ताब, शमीम और अफरोज। और कामरान, खालिद, शिवा, वेणु, आरिफ। सब इन सबको मालूम था क्या होने वाला है। अभी सिर्फ वार्निंग दे रहे हैं, दोबारा अगर शिकायत आई ना तो सबकी दुकान पर लगाएंगे सरकारी ताला। चलो। एक लौंडी साली सबको उंगली करके चली गई, सबकी इज्जत का कचरा कर रही हो। छोटी स्कर्ट पहन के फुदकती है और इल्जाम हम पे लगाती है। मामला जो है थाने तक पहुंच गया। तो डरते हैं क्या? ऐसा झटका देंगे ना कि लड़की भी रोएगी जिंदगी भर, उसका बाप भी। हाँ गुफरान भाई, चमका देते हैं। चल कुछ सोचता हूँ। सबको पता था गुफरान क्या करने वाला है। हमने लड़की को उठाया साहब। जंगल में लेके गए साहब।
टिकमपुर बस्ती के पीछे वाले जंगल में। इस कांड में गुफरान, अफरोज, आफताब, शमीम, तुम 5 ही थे? नहीं साहब, बाकी सब भी थे साहब, और बस्ती के 3 लोग और भी थे साहब। नाम बोलो। आकाश, नवीन और सोहेल थे साहब। यह बहुत ही मुश्किल है। मैं इस वक्त रचना का स्टेटमेंट नहीं ले रहा हूं। स्टेटमेंट तो दूर की बात है, वो अभी किसी को पहचानने की हालत में भी नहीं है। देखिए डॉक्टर, मुजरिमों की शिनाख्त करना बहुत जरूरी है। उस आदमी इद्रिस ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। रचना का उसे आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। मैं उसका बयान मजिस्ट्रेट के सामने लेना चाहता हूं। यह केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा नहीं, तब तक नहीं जब तक कि पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, नहीं तो इनकी सेहत पे बुरा असर पड़ेगा। मैं समझ सकता हूं। साहब नहीं पता गुफरान कहाँ है। साहब हमें नहीं मालूम साहब, वो इद्रिस का दोस्त है साहब, हमारी जान पहचान थी बस, और कुछ नहीं साहब। बता नहीं तो हड्डी पटली तोड़ देंगे। सब हमने सब कुछ सच सच बताया सब। हमें नहीं पता कुत्ता गुफरान कहाँ है। हमें पता होता ना सब तो बता देते सब। बस्ती पे और घर वालों पे नजर रखो, मुझे ये आदमी चाहिए। सर जितना हो सके उतना ही बताना। अगर थक जाओ या मन ना करे कुछ कहने का तो रुक जाना, लेट जाना। मैं यहीं पर हूं, ठीक है? देखो रचना, हमने आज तक तुम्हारा इंतजार किया है और तुम्हारे ठीक हो जाने तक भी करेंगे। इसीलिए आज जितना हो सके हमें बस उतना बता दो। मुझे पता ही नहीं चला किसका हाथ था जिसने मेरे चेहरे को रुमाल से ढक दिया। जब मुझे होश आया मैं एक जंगल में थी।
आदमी थे, मुझे नहीं पता कितने थे, वो सब मुझे देख रहे थे। टॉर्च की रोशनी से मैंने एक का चेहरा देखा। उसके हाथ में एक टॉर्च था। इदरिस, अफरोज, आफ्ताब, शमीम, कामरान, खालिद, शिवा, वेनू, सफ़ी और आरिफ सब इस जुर्म में शामिल थे। एक आदमी और भी है, गुफरान, जो अभी भी फरार है। इन सब की दुकानें उस चौक पर है जहां पर ये हर रोज लड़की को छेड़ा करते थे। सर, 3 लोग और भी हैं, आकाश, सोहेल और नवीन। तीनों तिकमपुर बस्ती के हैं। ये लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे जिस वक्त ये कांड हो रहा था, और ये लोग भी शामिल हो गए। हमारे पास इदरिस, अफरोज, आफ्ताब और शमीम के कन्फेशंस हैं जो मजिस्ट्रेट के सामने लिए गए हैं। यह है विक्टिम रचना गुप्ता का पहला बयान, जो 18 जून 1997 को राजपुर नगर जनरल हॉस्पिटल में लिया गया है। रचना इस जुर्म की एकलौती चश्मदीद गवाह है। और 30 जून को वो लोग यहां से शिफ्ट हो गए? जी सर, 30 जून को रचना अपने परिवार के साथ राजपुर नगर से नगरपुर चली गई, जहां उसके पिता ने तबादला लिया था। यह स्टेटमेंट भी रचना गुप्ता का है, जो 15 जुलाई 1997 को नगरपुर जनरल हॉस्पिटल में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लिया गया है। चार्जशीट रेडी करो और कोर्ट में फाइल करो। सब, थैंक यू सर। मेरे पास बना, दूर हो मुझे, मेरे गाँव मुझे दूर हो, मेरे गाँव मुझे दूर हो, मेरे गाँव मुझे दूर हो। चार्जशीट फाइल की गई, सुनवाई शुरू हो गई, लेकिन रचना की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। शारीरिक तौर पर तो वो ठीक हो चुकी थी, लेकिन मानसिक सदमे से वो उबर नहीं पाई। इस जुर्म ने रचना को पूरी तरह से तोड़ दिया था। सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि उसके परिवार को भी, जो हर हाल में रचना के साथ रहा था। हर वक्त इसी आशा में, इसी उम्मीद में कि उनकी रचना एक दिन पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और इस सदमे से बाहर आ जाएगी। सन 2003 में केस का फैसला सुनाया गया, जुर्म होने के 6 साल बाद।
डिफेंस की ये दलील कि पीड़ित लड़की की गैर मौजूदगी में क्रॉस एग्जामिन किए बिना कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, कोर्ट इस दलील को खारिज करती है। विक्टिम ने शुरुआती जांच में अपना पहला बयान इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को हॉस्पिटल के 3 डॉक्टर्स के सामने दिया था और उसका दूसरा बयान उस शहर के हॉस्पिटल में लिया गया था जहां उसकी फैमिली शिफ्ट हो गई, एक मजिस्ट्रेट के सामने। ये दोनों बयान एक दूसरे से मिलते हैं, जिससे साफ साफ पता चलता है कि ये लड़की एकदम सच बोल रही है। और रही बात मेडिकल रिपोर्ट की, तो इससे भी ये साफ है कि उस लड़की की ये हालत उस पर हुए हिंसक हमले की वजह से ही है। प्रोसिक्यूशन ने इन अपराधियों का जुर्म सारे सबूतों के साथ साबित किया है। ये अपराधी जिन्होंने एक लड़की की मर्यादा भंग की है, एक ऐसी लड़की जिसका उज्जवल भविष्य था और इस घिनौने जुर्म की वजह से उसका वो भविष्य खत्म हो गया और अब वो शायद एक लंबे समय तक इस सदमे से लड़ती रहेगी। यह अदालत इन अपराधियों को किसी भी हमदर्दी के काबिल नहीं समझती, बल्कि कड़ी से कड़ी सजा का हकदार मानती है। ऐसी सजा जो न्याय के अनुरूप हो और इस जुर्म के काबिल हो। इसलिए यह अदालत इन अपराधियों को उम्र कैद की सजा सुनाती है और साथ ही यह आदेश भी देती है कि उस लड़की के इलाज का सारा खर्च ये उठाएंगे, तब से जब उस लड़की को पहली बार अस्पताल ले जाया गया था। सर एक सवाल है, हो सकता है आपको अजीब सा लगे, लेकिन ऑनेस्टली पूछना चाहता हूँ। पूछिए। क्या सचमुच कुछ बदलेगा? वाकई कभी कुछ बदलना ही पड़ेगा। इनफ इज इनफ। इनफ इज इनफ। अगर हम ये समझ सकें, ये रियलाइज कर सकें कि कितनी बड़ी और गहरी ट्रेजेडी है जो हम अपने देश को विरासत में दे रहे हैं, और वो ट्रेजेडी ये है कि हम जुर्म को रोकने वाले तरीकों को अपनाने की जरूरत को नहीं समझ रहे। जरूरत है कि हम अपने कल की गलतियों से कुछ सीखें, जो सीखा है उस पर अमल करें। झटपट गुस्सा और इंस्टेंट सॉल्यूशंस को ढूंढने की हमारी आदत में हम ये भूलते जा रहे हैं कि जितना जरूरी कानून में बदलाव लाना है, उतना ही जरूरी है कानून का पालन करने वाली निचली संस्थाओं पर अपनी पकड़ को मजबूत करना। समस्या का समाधान सतह पर नहीं, सिर्फ कीबोर्ड से टच स्क्रीन और टच स्क्रीन से स्मार्टफोन्स आने पर समस्या हल नहीं होती। जरूरी है समझना कि अब सचमुच बहुत हो चुका। ऐसे जुर्मों की वजह से हम अपने देश के मासूम, होनहार और युवा जिंदगियों को अब और नहीं खो सकते। सन 2009 में रचना गुप्ता का देहांत हो गया। पूरे 11 साल तक मानसिक यातना सहने के बाद फरार मुजरिम गुफरान 2004 में पकड़ा गया। 6 साल तक उस पर मुकदमा चला और सन 2010 में उसे भी उम्र कैद की सजा दी गई। शहर छोटे हो या बड़े, सड़कें चौड़ी हो या सकरी, लेकिन हर मोहल्ले, हर मोड़, हर नुक्कड़ से गुजरते हुए क्या औरतें और लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? हर आम आदमी, हर सोसाइटी, हर कॉलोनी, हर अथॉरिटी ये बात अच्छी तरह से जानती है कि गली के किस मोड़ पर कहां असामाजिक तत्व मौजूद हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आसपास के हर इंसान को शक की नजर से देखें, या फिर ये कि मोड़ पर खड़ा हर इंसान मुजरिम है, खतरनाक है। लेकिन इतनी सतर्कता, इतनी अलर्टनेस जरूरी है कि किसी अनहोनी को रोका जा सके, जुर्म को होने से पहले ही रोका जा सके।
हर जुर्म कुछ ऐसे हालात, कुछ ऐसी स्थितियां सामने लेकर आता है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी नजरअंदाज की होंगी। क्या हम उनसे कुछ सीख सकते हैं? क्या हम उस सीख को अमल में ला सकते हैं? क्या हमें तबाह कर देने वाली इन त्रासदियों के दर्दनाक सिलसिले को रोकने का कोई और भी तरीका है? आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।